नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक और मज़ेदार उपन्यास, खून ही खून। संयोगवश ही सुनील की दृष्टि तारकपुर के पहाड़ी इलाके के घुमावदार रास्तों की निचली सड़क पर पड़ गई थी। जो उसने देखा था वह ऐसा नहीं था जिसकी कोई युक्ति संगत वजह उसकी समझ में आ सकती। 3 आदमी एक काले रंग की कार को सड़क से नीचे गहरे खड्ड में धकेल रहे थे। सुनील वैसे उनसे एकदम ऊपरली सड़क पर था, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए सड़क पर काफी आगे जाकर एक लंबा मोड़ काटकर आना आवश्यक था। रात अंधेरी थी, रास्ते सुनसान थे। ट्रैफिक के नाम पर सुनील की मोटरसाइकिल और निचली सड़क पर एक अन्य कार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सुनील विशालगढ़ से वापस लौट रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो जाने के कारण उसे देर हो गई थी और यही वजह थी कि जिस समय उसे राजनगर में अपने फ्लैट में आराम से सोया हुआ होना चाहिए था, उस समय वह अपनी 7.5 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन वाली मोटरसाइकिल पर अभी तारकपुर की पहाड़ियों की घुमावदार सड़कों से ही गुजर रहा था। नीचे 3 व्यक्ति पूर्वता काली कार को गहरे खड्ड में धकेलने में लगे हुए थे। वे लोग कार को खड्ड में क्यों धकेल रहे थे? सुनील के खुराफती दिमाग ने फौरन यह फैसला कर लिया कि जरूर कहीं दाल में काला था। उसने जोर से अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया, लेकिन निचली सड़क पर मौजूद लोगों के एक्शन से ऐसा नहीं लगा जैसे उनके कानों में हॉर्न की आवाज या सुनील की मोटरसाइकिल के शक्तिशाली इंजन की गर्जन पड़ी हो। सुनील ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। उसके मोड़ पर पहुंचने तक कार सड़क के नीचे धकेली जा चुकी थी। कार कुछ फासला सीधी ढलान से नीचे उतर गई। फिर उसने एक बड़े से पत्थर से ठोकर खाई और एकदम उलट गई। उसके बाद पत्थरों के साथ टकरा टकरा कर भारी शोर उत्पन्न करती हुई वह लुढ़कनियां मारती हुई खड्ड में गिरने लगी। एकाएक गहरे खड्ड की सतह तक पहुंचने से पहले ही कार एक बड़ी सी चट्टान से टकराई और फिर वहीं अटकी खड़ी रह गई। तब तक कार को खड्ड में धकेलने वाले आदमी सड़क पर खड़ी दूसरी कार में सवार हो चुके थे। सुनील के देखते देखते वह कार स्टार्ट हुई और फर्राटे भरती हुई राजनगर की दिशा में भाग चली। सुनील ने मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर और ज्यादा घुमा दिया। कार अगला मोड़ काटकर थोड़ी देर के लिए दृष्टि से ओझल हो गई, लेकिन सुनील को मालूम था कि वह और नीचे की किसी सड़क पर फिर दिखाई देने वाली थी। लेकिन जब सुनील उस स्थान पर पहुंचा जहां पहली कार खड्ड में धकेली गई थी, तो उसका कार को खड्ड में धकेलने वालों का पीछा करने का इरादा बदल गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर एक किनारे करके रोक दिया। मोटरसाइकिल की साइड लगे बक्से में से उसने टॉर्च निकाल ली। वह सड़क के किनारे पर आ खड़ा हुआ। शक्तिशाली टॉर्च का प्रकाश उसने नीचे खड्ड में डाला। कार लगभग 50 फुट नीचे चट्टान के साथ अटकी खड़ी थी। वह एक पुरानी फोर्ड गाड़ी थी और उसके पहिए आसमान की ओर उठे हुए थे। सुनील को लगा कि कार के अंदर कोई था। सुनील ने टॉर्च का प्रकाश कार और सड़क के बीच की ऊबड़ खाबड़ ढलान पर डाला। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर उसने ढलान पर नीचे उतरना आरंभ कर दिया। नीचे कार में जो कोई भी था वह निश्चय ही मर चुका था। रास्ते में आधी दर्जन भयंकर कलाबाजियां खाने के बाद कार जिस रफ्तार के साथ चट्टान से जाकर टकराई थी और वहीं अटकी रह गई थी, उस हालत में कार के और कार में मौजूद किसी भी आदमी के परखच्चे उड़ जाना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी करिश्मा हो ही जाता है। शायद कार में मौजूद इंसान अभी मरा ना हो, शायद उसे बचाया जा सकता हो, या शायद वह मरने से पहले कोई महत्वपूर्ण बात बता सकता हो। सुनील पूरी सावधानी के साथ पत्थरों पर पांव टिकाता नीचे उतरता गया। एक पत्थर उसके पांव के नीचे हिला और उखड़ा और फिर रात के सन्नाटे में जोर की आवाज करता हुआ नीचे खड्ड की तह में कहीं जाकर गुम हो गया। सुनील के पांव उखड़ गए। वह एकदम नीचे को फिसल गया, लेकिन उससे पहले कि छाती के बल घिसटता हुआ वह भी पत्थर की तरह खड्ड की तलहटी में पहुंच जाता, एक मजबूत पत्थर पर उसका हाथ पड़ गया। वह संभल गया। टॉर्च उसके हाथ में छूटती छूटती बची। कुछ क्षण वह वहीं खड़ा हाँफता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और टॉर्च का प्रकाश नीचे की ओर डाला। विशाल चट्टान के साथ अटकी हुई फोर्ड कार से वह अभी भी लगभग 20 फुट दूर था। उसने पहले से कहीं ज्यादा सावधानी से ढलान पर उतरना आरंभ कर दिया। लगभग 5 मिनट बाद वह कार के समीप पहुंच गया।
कुछ क्षण वह कार का सहारा लेकर अपनी उखड़ी हुई सांस को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता रहा। फिर वह सावधानी से घूमा और उसने उल्टी हुई कार की खिड़की में से टॉर्च का प्रकाश भीतर डाला। हालांकि ऐसा कुछ अपेक्षित ही था, लेकिन फिर भी सुनील के नेत्र फैल गए और उसका मुंह खुल गया। कार के भीतर अगले भाग में लगभग 22 साल की एक निहायत खूबसूरत लड़की पड़ी थी। उसके कपड़े खून से तर थे, हाथ पांव बड़े विचित्र आकार में मुड़े हुए थे, जैसे शरीर की कई हड्डियां टूट गई हों, लेकिन उसका चेहरा एकदम साफ था। एक दो खरोंच के निशान के अलावा दुर्घटना से चेहरे को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची थी। उसके विलायती ढंग से कटे हुए भूरे बाल उसके खूबसूरत चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसे छूकर देखने की जरूरत नहीं थी, वह निश्चय ही मर चुकी थी। उसी क्षण कोई भारी चीज सनसनाती हुई सुनील के सर के ऊपर से गुजर गई। सिर के 10 फुट नीचे कहीं से पत्थर झनझनाने की आवाज आई। एक क्षण निस्तब्धता रही और फिर एकाएक जोर का धमाका हुआ। नीचे खड्ड में से आसमान की ओर एक शोला सा लपका और साथ ही पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कार तक उछल आए। सुनील ने घबराकर ऊपर की ओर देखा। ऊपर सड़क पर वही पहले वाली कार फिर आ खड़ी हुई थी। कार से बाहर एक आदमी सड़क के किनारे पर खड़ा था। तभी उसका हाथ हवा में घूमा। सुनील बिजली की फुर्ती से उस चट्टान की साइड में कूद गया जिसके साथ कार अटकी खड़ी थी। इस बात में संदेह की गुंजाइश नहीं थी कि ऊपर सड़क पर खड़ा आदमी नीचे हथगोला फेंक रहा था। हथगोला सनसनाता हुआ समीप पहुंचा, जमीन से टकराया और सीधा उल्टी हुई कार के बोनट के निचले हिस्से में रुक गया। एक जोरदार धमाका हुआ। पेट्रोल की टंकी, जो कार के ढलान पर इतनी कलाबाजियां खा चुकने के बाद भी फटी नहीं थी, अब फट गई। कार को आग लग गई। आग के गोलों से आसपास का वातावरण जगमगा गया। सुनील चकित हो उठा। वहां उस रोशनी में ऊपर खड़े लोगों को कार के समीप मौजूद सुनील दिखाई दे सकता था, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। शायद ना उन्हें सुनील दिखाई दिया और ना उसका ध्यान ऊपर सड़क पर खड़ी सुनील की मोटरसाइकिल की ओर गया। कार में से आग के शोले निकलने की देर थी कि ऊपर खड़ा आदमी वापस कार में जा बैठा और कार दोबारा बंदूक से छुटी गोली की तरह तड़प कर दौड़ चली। सुनील लपक कर जलती कार के समीप पहुंचा। आग से अभी कार का अगला भाग ही जल रहा था। आग ने अभी सारी कार को नहीं लपेटा था। गोलों की गर्मी सुनील के चेहरे को झुलसाए दे रही थी, लेकिन फिर भी सुनील ने जल्दी से उल्टी खड़ी कार का अगला एक दरवाजा खोला और लड़की की लाश को टांग पकड़कर बाहर घसीट लिया। उसी क्षण न जाने कैसे कार चट्टान के समीप से सरक गई और फिर एक आग के गोले की तरह लुढ़कनियां खाती हुई नीचे खड्ड की ओर गिरने लगी। खड्ड की तह में कार के पहुंचते ही एक गगनभेदी धमाका हुआ और समूची कार धू धू करके जलने लगी। सुनील ने टॉर्च का प्रकाश लाश पर डाला। लाश पर निगाह पड़ते ही उसका जी मिचलाने लगा। उसके गले में गोला सा उठने लगा। बड़ी मुश्किल से वह अपनी निगाहें लाश पर टिकाए रह सका। उस थोड़े समय में ही लाश बुरी तरह झुलस गई थी। चेहरा इतना जल गया था कि अब उसका पहचाना जाना असंभव था। लगता था कि कार के पेट्रोल की टंकी फटने के बाद जलते हुए पेट्रोल के छींटे सीधे लड़की के चेहरे और शरीर के अन्य अंगों पर आकर पड़े थे। उसकी दाईं बाह अभी भी जल रही थी, जिसकी वजह से चमड़ी जलने की दुर्गंध सारे वातावरण में फैल रही थी। उसके कपड़े जलकर लगभग गायब ही हो गए थे और शरीर के कई स्थानों से चमड़ी इस हद तक जल गई थी कि भीतर से सफेद सफेद हड्डियां झलकने लगी थी। एकाएक सुनील को एक जोर की उबकाई आई और उसका सारा खाया पिया मुंह को उछल पड़ा। उसने टॉर्च बुझा दी और लाश की तरफ से मुंह फेर लिया। वह वापस चढ़ाई चढ़ने लगा। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर के वेटिंग रूम में एक बेंच पर सोया था। उसके जूते बेंच के नीचे पड़े थे। अपनी टाई उतारकर उसने कोट की जेब में ठूस ली थी और कोट को उतारकर अपने ऊपर चादर की तरह ओढ़ा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने उसे झंझोड़ कर जगाया। सुनील आंखें मलता हुआ उठ बैठा। उसने आंख मिचमिचाकर प्रभुदयाल की ओर देखा और फिर बोला, कितने बजे हैं? घड़ी तुम्हारी कलाई पर भी बंधी हुई है, प्रभुदयाल बोला। उसने सुनील को थोड़ा सा धकेल कर बेंच पर अपने लिए जगह बनाई और अपने सामने पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ।
अगर तुम अंधे हो जाओ तो मैं हनुमान मंदिर में जाकर 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊं। अगर तुम यूं ही मेरे लिए बद्दुआएं मांगते रहे तो मैं अंधा तो क्या, बहरा, लूला, लंगड़ा भी हो जाऊंगा। गूंगा रह गया, यह भी हो जाऊंगा। यूं ही दुआएं मांगते रहो, खुदा कभी तो तुम्हारी सुनेगा ही। तुम, मेरे सबसे पहले सवाल का जवाब तुमने अभी भी ना दिया। जैसे मैं तुम्हारे बाबा का नौकर हूं। यार, कभी तो मोहब्बत की बात किया करो। टाइम बताने में भी कोई किसी के बाबा का नौकर हो जाता है? हो जाता है। अगर यही सवाल तुमसे राजनगर की किसी रईस जादी ने पूछा होता तो तुम उसके कदमों में बिछकर और अपने एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराहट खींचकर न सिर्फ टाइम बताते बल्कि यह भी बताते कि मौसम सुहावना है, लेकिन शाम को गर्ज के साथ छींटे पड़ेंगे, रात को थाली जितना बड़ा चांद निकलेगा। और बकवास बंद करो। जितने शब्दों में तुमने मुझे बकवास बंद करने के लिए कहा है उतने में तो तुम टाइम बता देते। अगर तुम भौंकना बंद करके टाइम खुद देख लो तो कैसा रहे? मैं तो गधा हूँ जो ऐसा नहीं करता। क्या तुम भी गधे हो जो मुझे टाइम नहीं बता रहे हो? हाँ, बड़े ढीठ हो यार। सुनील ने अपनी बाएं कलाई पर से कमीज का कफ सरकाकर घड़ी देखी। उसमें 2-3 बार आंख मिचमिचाकर यूं डायल को देखा जैसे टाइम उसकी समझ में ना आ रहा हो। 3 बजे हैं, अंत में वह बोला। मुझे मालूम है, और अब तुम होश में आ जाओ। मैं इस वक्त होमिसाइड के ऑफिसर की हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूँ। किसी भी हैसियत से बात करो प्यारे भाई, मुझे तो होश में आना ही पड़ेगा। मतलब, ब्लास्ट का सिटी एडिशन 4 बजे छपना शुरू होता है। अगर मुझ पर मेहरबानी करके तुम उससे पहले ही मेरी खलासी कर दोगे तो यह खबर आज ही के अखबार में चली जाएगी। मुझे तुम्हारे अखबार से कोई मतलब नहीं है। और मुझे मालूम है कि तुम्हारी तस्वीर का ब्लॉक ब्लास्ट के दफ्तर में कहाँ रखा है, इसलिए उसे तलाश करने में या तुम्हारी नई तस्वीर खींचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। प्रभुदयाल के चेहरे पर नरमी आ गई। उसे अखबार में अपनी तस्वीर छपवाने का बहुत शौक था। सुनील ने साफ साफ उसे संकेत कर दिया था कि रिपोर्ट के साथ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की तस्वीर तभी छप सकती थी जब वह सुनील को जल्दी खलासी कर दे। वैसे सुनील, प्रभुदयाल एकाएक गंभीर स्वर में बोला, तुमने कभी हिसाब लगाया कि आज तक हमारे विभाग को कितनी हत्याओं की सूचना केवल तुम्हारे माध्यम से मिल चुकी है? मेरे ख्याल से गोल्डन जुबली तो हो ही गई होगी। सुनील बड़ी शराफत से बोला, और तुम इसे अपने लिए बड़े अभिमान का विषय मानते हो। एक नागरिक होने के नाते तो नहीं मानता, लेकिन एक अखबार का रिपोर्टर होने के नाते तो मानता ही हूँ। आखिर मुझे तनख्वाह किस बात की मिलती है? गुरुजी ठीक कह रहे हैं। सुनील और प्रभुदयाल ने एक साथ पीछे घूमकर देखा। बेंच के पीछे क्रॉनिकल का रिपोर्टर ललित खड़ा था। अगर इजाजत हो तो मैं भी अपनी तशरीफ का टोकरा यहाँ रख लूं? ललित बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं? प्रभुदयाल बोला। मेरे सिर पर आकर बैठो। ललित ने खीसे निपोरी। यह कैसे हो सकता है? मैं तो आपके चरणों में ही शोभा देता हूँ। और ललित सचमुच ही आलती पालती मारकर उन दोनों के सामने फर्श पर बैठ गया। तुम कहाँ से टपक पड़े? सुनील बोला। कहीं से सोंग लग ही गई गुरुदेव। ललित बोला। तुम इतनी रात गए तारकपुर के उस पहाड़ी रास्ते पर क्या कर रहे थे? प्रभुदयाल ने सुनील से पूछा। मैं? सुनील ने कहना चाहा। दरोगा जी, दरोगा जी। ललित जल्दी से प्रभुदयाल के घुटने दबाता हुआ बोला। भगवान के लिए किस्सा जरा शुरू से हो जाए। दरोगा जी, प्लीज, आई अपील टू यू। नहीं तो यह ब्लास्ट का घोड़ा रेस में क्रॉनिकल से आगे निकल जाएगा। प्रभुदयाल ने सुनील की ओर देखा। सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने पैकेट झटक कर 2 सिगरेट निकाले। उसने एक सिगरेट अपने होठों में दबाया और दूसरा ललित की ओर बढ़ा दिया। प्रभुदयाल सिगरेट नहीं पीता था। अंग्रेजी है ना? ललित सिगरेट लेता हुआ बोला। विलायत में बना है ना? नहीं, घोड़े की लीद से चहेड़ू में बना है। सुनील बोला। हे। सुनील ने पहले ललित का और फिर अपना सिगरेट सुलगा लिया। फिर सिगरेट के छोटे छोटे कश लगाते हुए सुनील ने सारी घटना कह सुनाई। और यह इंस्पेक्टर साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने यह नहीं सोच लिया कि उस लड़की की हत्या मैंने की है। अंत में सुनील बोला। वजह? ललित बोला। तुम क्यों करोगे उस लड़की की हत्या? वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे उसने मेरी मोटरसाइकिल को आंख मार दी हो और मुझे गुस्सा आ गया हो,
कि वह भले घर की मोटरसाइकिल को क्यों छेड़ती है, या मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा हो और वह मान गई हो, या शायद वह हमेशा ब्लास्ट के उसी पेज में लपेटकर दफ्तर खाना लाती हो जिस पर मेरी रिपोर्ट और कभी कभी मेरा चौकटा भी छपता हो। बकवास बंद करो, प्रभुदयाल बोला। तुम उतने बड़े गधे हो नहीं जितने कि अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि गधा तो मैं हूं ही, सिर्फ साइज पर बहस है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम अपनी खातिर किसी लड़की की हत्या करोगे तो महीनों तो उसके माँ बाप को यह पता नहीं लगेगा कि अपने किन्हीं रिश्तेदारों के पास मुरादनगर गई है, या एक्ट्रेस बनने के शौक में बम्बई भाग गई है, या मर गई है। कत्ल के मामले में मेरी काबिलियत पर तुम्हें इतना विश्वास है और फिर भी हर बार तुम सबसे पहले मुझ ही पर शक करते हो कि कत्ल मैंने किया है। तब कहानी और होती है। तब कहानी यह नहीं होती कि कत्ल तुमने अपनी खातिर किया है। अपनी खातिर कत्ल तो तुम पूरी योजना बनाकर करोगे, लेकिन दूसरे की खातिर तो संभव है तुम झोंक में ही किसी दूसरे का काम तमाम कर दो। जैसे कोई लड़की तुम्हारे गले में बाहें डालकर और अपनी आवाज में जमाने भर का प्यार घोलकर तुमसे कहे कि सुनील जी जरा मेरे पति का कत्ल कर दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं कर दूंगा, बिल्कुल। छोकरी के कहने पर तो तुम खुद अपना भी कत्ल कर लोगे। दरोगा जी, ललित बीच में बोल पड़ा, दास्तान तो आगे बढ़ाइए। प्रभुदयाल कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, लड़की कार के खड्ड में धकेली जाने से पहले ही मर चुकी थी। सुनील एकदम सजग हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभुदयाल कहता रहा, उसकी हत्या एक बहुत तेज धार वाले पतले फल वाले लंबे चाकू से हुई है। चाकू किसी दक्ष हाथ द्वारा चलाया गया था। चाकू नीचे से ऊपर की ओर उसकी बाईं पसलियों को चीरता हुआ सीधा दिल में घुस गया था। डॉक्टर के अनुसार लड़की की मौत लगभग फौरन हो गई थी। बाद में हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को कार में रखकर तारकपुर के पहाड़ी रास्ते से नीचे खड्ड में धकेल दिया गया था। हत्यारों को आशा थी कि कार की पेट्रोल की टंकी पत्थरों की चोट से ही फट जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने हथगोलों का इस्तेमाल किया। जाहिर था कि वे लोग यह नहीं चाहते थे कि लड़की की लाश शिनाख्त के काबिल रह जाए, और हुआ भी यही। कार को आग लग जाने की वजह से लाश इस हद तक जल चुकी है कि उसकी शिनाख्त होनी असंभव है। सिर्फ मैंने लड़की की सूरत देखी है, सुनील धीरे से बोला। हाँ, प्रभुदयाल बोला, और इसीलिए तुम लड़की की शिनाख्त के सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें पुलिस इंक्वायरी की फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहा हूँ, ताकि पुलिस को सहयोग देने के काम में तुम्हारी नीयत में फर्क ना आ जाए। और ललित व्यग्र स्वर में बोला, और यह कि यह लड़की कुंवारी नहीं थी, यानी कि शादीशुदा थी। ललित कूद कर नतीजे पर पहुंचता हुआ बोला, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यह कुमारी नहीं थी। यह मैंने इस लिहाज से कहा था कि वह पुरुषों से संबंध स्थापित कर चुकी थी, लेकिन कभी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया था। डॉक्टर ने उसकी हत्या के समय कोई अनुमान लगाया? सुनील ने पूछा। हाँ, प्रभुदयाल बोला। डॉक्टर के अनुसार उसकी हत्या रात के 11 और 1 बजे के बीच में किसी समय हुई थी, और मेरा उन लोगों से टकराव लगभग 1:30 बजे के करीब हुआ था। सुनील बड़बड़ाया। इसका मतलब यह हुआ कि वे लोग लड़की को फौरन ही तारकपुर की पहाड़ियों में फेंकने के लिए ले आए थे। जाहिर है कि तुमने कार धकेलते लोगों को देखा था। तुमने उनमें से किसी की सूरत नहीं देखी थी? नहीं, सूरत देख पाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैं उनसे बहुत दूर था और वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने तो केवल इतना देखा था कि वे सब लंबे ओवरकोट और फ्लैट हैट पहने हुए थे, और उनके पास गहरे नीले रंग की फिएट गाड़ी थी। लड़की का हुलिया तो बयान करो गुरुजी, ललित बोला। सुनील जितनी बारीकी से लड़की का हुलिया बयान कर सकता था उसने कर दिया। और कुछ दरोगा जी? और यह कि उसके दाएं घुटने पर चोट का बड़ा सा निशान था, और उसके बाएं कान के पीछे एक काला तिल था। और यह कि तुम मुझे दरोगा जी मत कहा करो। बहुत अच्छा साहब, ललित बोला। अब एक तस्वीर हो जाए। प्रभुदयाल तनकर बैठ गया। 1 सेकंड के नोटिस पर उसने अपना चेहरा बेहद रौबीला और तत्पर बना लिया। ललित उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना कैमरा संभाला। फ्लैश लाइट का बल्ब चमका। प्रभुदयाल का फोटो खिंच गया।
ललित ने फिल्म आगे बढ़ाई और फिर उसने एक तस्वीर सुनील की भी खींच ली। ललित उसकी तस्वीर खींच रहा था। यह बात सुनील को तभी सूझी जब ललित उसकी तस्वीर खींच चुका। यह क्या हरकत हुई? सुनील तनिक नाराजगी भरे स्वर में बोला। वाह गुरुजी, ललित हंसता हुआ बोला। इस सारे केस के सबसे महत्वपूर्ण आदमी तो आप ही हैं। आप ही तो वह इकलौती हस्ती हैं जिसने कि मरने वाले की सूरत देखी है। सुनील चुप हो गया। बंदा चला। ललित बोला, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सुनील भी उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? प्रभुदयाल ने उसकी बाह थाम ली। दफ्तर? सुनील बोला, अभी नहीं, अभी तुम मेरे साथ रिकॉर्ड रूम में चलोगे। किस लिए? चलो, अभी मालूम हो जाएगा। सुनील ने जूते पहने, कोट पहना और बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से प्रभुदयाल के साथ हो लिया। प्रभुदयाल उसे पुलिस हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर स्थित रिकॉर्ड के रूम में ले गया। वहां उसने सुनील को 20-22 साल की उम्र की कई गुमशुदा लड़कियों की तस्वीरें दिखाई। सुनील ने बड़े गौर से सब तस्वीरें देखी और फिर प्रभुदयाल के सामने मेज पर रख दिया। नहीं, प्रभुदयाल निराशापूर्ण स्वर में बोला। नहीं, सुनील ने उत्तर दिया। ऑल राइट, प्रभुदयाल पटाक्षेप करता हुआ बोला। लेकिन उस लड़की की शिनाख्त के सिलसिले में तुम्हें कभी भी दोबारा यहाँ बुलाया जा सकता है, इसलिए कहीं गायब मत हो जाना। धमकी दे रहे हो? हाँ, ऑल राइट। और सुनील रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल आया। थका हारा परेशान हाल प्रभुदयाल वहीं बैठा रहा। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी शेव पड़ी हुई थी, उसे भूख लग रही थी। उसकी यूनिफॉर्म में हजारों सलवटें पड़ी हुई थी और मन ही मन उस मनहूस दिन को कोस रहा था जब उसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। सुनील की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी उसी रात को छप रहे अखबार में केस का विवरण नहीं जा सका। जब तक सुनील पुलिस हेडक्वार्टर से ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंचा, तब तक अखबार छपना आरंभ हो चुका था। अगले दिन ब्लास्ट में हल्का सा विवरण छपा, साथ ही प्रभुदयाल की तस्वीर और मरने वाली लड़की का हुलिया छपा। अखबार में पुलिस की ओर से अपील छपी कि जो भी आदमी किसी उस हुलिये की गुमशुदा लड़की की जानकारी रखता हो, वह फौरन पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से संपर्क स्थापित करे। ललित की वजह से हत्या का जो विवरण क्रॉनिकल में छपा था, उसके साथ सुनील की तस्वीरें भी छपी थी और साथ ही इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि सुनील ही इकलौता आदमी था जिसने मरने वाली की सूरत अच्छी तरह देखी थी। उस दिन सुबह सुनील तैयार होकर अपने फ्लैट से निकलने ही वाला था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील ने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और माउथ पीस में बोला, हेलो मिस्टर सुनील। दूसरी ओर किसी ने घर घराती हुई आवाज में पूछा। यस, सुनील ने उत्तर दिया। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा एक हित चिंतक बोल रहा हूँ। मैंने आज के अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी है और पढ़ा है कि तारकपुर में कार एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की की सूरत सिर्फ तुमने देखी है। मैं तुम्हें सीधी, सच्ची और दोस्ती भरी राय देना चाहता हूँ। क्या? अभी इसी वक्त भूल जाओ कि लड़की की सूरत कैसी थी। स्वर एकदम बेहद कर्कश हो उठा। भूल जाने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? सुनील ने शांति से पूछा। बदले में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिलेगी और दूसरी सूरत में तुम्हें एक 45 कैलिबर की रिवॉल्वर की गोली मिलेगी जो तुम्हारे माथे में रिवॉल्वर की नाल जैसा ही शानदार सुराख कर देगी। कहीं मिल क्यों नहीं जाते हो प्यारे लाल? सुनील मीठे स्वर में बोला। फिर हम दोनों यार आमने सामने बैठकर बड़े प्यार से बातें करेंगे। बात हो चुकी और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भूल जाओ कि लड़की की सूरत कैसी थी। दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने वाला आदमी गधा होता है। तुम्हें फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, उल्टे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और तुम्हारे जैसे मच्छर की जान लेना हमारे लिए बहुत मामूली काम होगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारा बाप हरामजादे। दूसरी ओर से बेहद क्रोधित स्वर में सुनाई दिया। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फ्लैट को ताला लगाकर वह बाहर निकल आया। अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। एक सिपाही उसे प्रभुदयाल के कमरे में छोड़ आया। आओ। प्रभुदयाल उसे देखते ही बोला। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। क्यों? सुनील एक कुर्सी घसीटकर प्रभुदयाल के समीप बैठता हुआ बोला। जरा यह तस्वीर देखो। और प्रभुदयाल ने
एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर उसके सामने रख दी। तस्वीर बाद में देखूंगा, पहले मेरी बात सुनो। कोई खास बात हो गई है? सुनील ने सुबह फोन पर मेरी धमकी की दास्तान उसे कह सुनाई। यानी कि अब तुम्हारा पुलिस को सहयोग देने का इरादा नहीं है? प्रभुदयाल सशंक स्वर में बोला। मैंने यह कब कहा है? तो फिर? मैंने यह बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मैं धमकी से डर गया हूँ और मैं उस लड़की की सूरत वाकई भूल जाना चाहता हूँ। मैंने यह बात तुम्हें यह जताने के लिए बताई है कि यह किसी छोटी मोटी पार्टी का काम नहीं। सारे मामले में मुझे राजनगर के किसी बड़े और समर्थ दादा का हाथ दिखाई देता है। मैं सबको चेक करवाऊंगा। अच्छा करोगे। तुम तस्वीर देखोगे? सुनील ने तस्वीर उठाई। वह एक बेहद खूबसूरत कैबरे डांसर की तस्वीर थी जो अपने पेशे के अनुकूल न होने जैसा परिधान पहने हुए थी। उसने अपने चेहरे पर भारी मेकअप किया हुआ था। कई तरह के रंग रोगनों के अलावा उसने पलके तक नकली लगाई हुई थी। मोटे तौर पर यह तस्वीर उस लड़की से मिलती थी जिसकी सूरत जलने से पहले देखी थी। विशेष रूप में चेहरे का कटाव और नाक तो बिल्कुल वैसी थी। प्रभुदयाल आशापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देख रहा था। हो सकती है, सुनील बोला। यानी कि नहीं भी हो सकती है? प्रभुदयाल सशंक स्वर में बोला। हाँ, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह वही लड़की है। तस्वीर और भारी मेकअप की वजह से सूरत का कुछ अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वही होने की संभावना है। सिर्फ संभावना से तो बात नहीं बनती मिस्टर। वैसे यह है कौन? इसका नाम ललिता है। यह मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित ब्लू रूम नाम की रेस्टोरेंट की कैबरे डांसर है। ललिता और रोजी नाम की ब्लू रूम की एक अन्य कैबरे डांसर 24 क्लिंटन रोड पर ही एक फ्लैट में रहती है। हमारे पास ललिता की यह तस्वीर रोजी लाई है। रोजी के कथनानुसार ललिता मंगलवार से गायब है और आज हो गया है वीरवार। आज के अखबार में उसने तारकपुर की पहाड़ियों में जली हुई लाश का विवरण पढ़ा तो वह ललिता की तस्वीर लेकर यहाँ आ गई। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उस लड़की की हत्या भी मंगलवार की रात को ही 11 और 1 बजे के बीच में किसी समय हुई थी। इस हिसाब से मरने वाली लड़की ललिता हो सकती है। भाई, मरने वाले की सूरत तो सिर्फ तुमने देखी है ना, और तस्वीर देखकर तुम कह रहे हो कि शायद ललिता मरने वाली लड़की ना हो। यह वह लड़की हो सकती है, लेकिन यह वह लड़की है ही ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर सकता। प्रभुदयाल चिंतित मुद्रा में बैठा रहा। तुमने रोजी से और बातें भी पूछी होंगी? सुनील बोला। हाँ, प्रभुदयाल ने उत्तर दिया। जैसे मैंने उससे पूछा था कि क्या उसके ख्याल से कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से कोई उसकी हत्या कर दे। वह बोली नहीं। तो फिर वह तुम्हारे पास क्यों आई? क्योंकि अखबार में मरने वाली का जो हुलिया छपा था वह ललिता से मिलता था। उसने आखिरी बार ललिता को कब देखा था? मंगलवार रात को। ब्लू रूम में अपने डांस के बाद ही वह कहीं गायब हो गई थी। उसके बाद ही वह 24 लिंटन रोड पर स्थित अपने फ्लैट में नहीं आई थी। बुधवार सुबह भी ललिता का कोई पता नहीं था। फिर रोजी कहीं चली गई थी। शाम को जब वह वापस आई तो फ्लैट में से ललिता का सारा सामान गायब था। सामान कौन ले गया? हो सकता है ललिता खुद ही ले गई हो। मेरा तो यह ख्याल है कि ललिता को किसी अन्य शहर के किसी बड़े होटल में कैबरे डांस करने की तगड़ी ऑफर मिल गई होगी और वह रोजी को बिना बताए नगर से खिसक गई होगी। कैबरे डांसरों के धंधे में ऐसा काम होता है। होटल वाले एक दूसरे की आर्टिस्टों को ज़्यादा पैसा देकर पटाते ही रहते हैं। शायद ललिता पर कोई कलकत्ता या बम्बई जैसे किसी राजनगर से ज़्यादा बड़े शहर के होटल का मालिक फिदा हो गया हो और ललिता ज़्यादा पैसे के लालच में चुपचाप उसके साथ खिसक गई हो सकता है। लेकिन रोजी कहती है कि ललिता ऐसी लड़की नहीं है। दोनों की आपस में बहुत बनती है। रोजी कहती है कि यह संभव नहीं कि ललिता उसे कुछ बताए बिना यूं एकाएक कहीं चली जाए। इसलिए आज का अखबार पढ़कर वह हमारे पास आई और मैंने तो इस रहस्य को हल करने के लिए एक बड़ी अमानवीय हरकत भी की। क्या? मैं रोजी को मॉर्ग में ले गया। वहाँ मैंने उसे लड़की की जली हुई लाश दिखाई। मैंने सोचा शायद वह लाश को उसकी उस हालत में ही पहचान जाए। कोई बात बनी? रोजी ने लाश पर एक निगाह डाली और चीख मारकर बेहोश हो गई। होश में आने पर मैंने उससे पूछा कि क्या लाश ललिता की थी, लेकिन वह इस बारे में कुछ न बता सकी।
तुमने उससे मरने वाली की घुटने की चोट के निशान और कान के पीछे के काले तिल के बारे में नहीं पूछा? सब कुछ पूछा भाई, लेकिन रोजी कहती है कि उसे लोलिता के जिस्म के ऐसे किन्हीं निशानों की जानकारी नहीं। तुम्हें ब्लू रूम से भी पूछताछ करनी चाहिए थी। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? प्रभुदयाल झल्लाए स्वर में बोला। मैं इतने साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, कोई भान नहीं झोंक रहा। रोजी के जाते ही मैंने राजपाल नाम के उस आदमी से बात की जो ब्लू रूम चलाता है। वह कहता है कि लोलिता ने बुधवार को उसे फ़ोन किया था और कहा था कि वह ब्लू रूम से काम छोड़ रही है। वह तो लोलिता पर बड़ा लाल पीला हो रहा था। वह कहता था कि लोलिता का उसके रेस्टोरेंट से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और उस समय से 1 महीना अभी बाकी था। वह तो लोलिता का पता मिलते ही उसे कोर्ट का नोटिस देने की फिराक में है। अगर लोलिता ने बुधवार को राजपाल से बात की थी तो मरने वाली ललिता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, बशर्ते कि राजपाल झूठ ना बोल रहा हो। मुझे तो वह झूठ बोलता लगा नहीं और ना ही मुझे उसके झूठ बोलने की कोई वजह दिखाई दे रही है। हाँ, अगर तुम यह तस्वीर देखकर दावे के साथ कहो कि मरने वाली लोलिता है तो मैं राजपाल की ऐसी तैसी कर सकता हूँ। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। फिर छुट्टी? सुनील ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अखबार में मरने वाली का हुलिया पढ़कर अभी और लोगों के आने की भी संभावना है। तुम्हें फिर यहाँ आना पड़ेगा। आ जाऊंगा, और होशियार रहना, तुम्हें टेलीफोन पर दी गई धमकी सच्ची भी हो सकती है। होशियार तो रहना ही पड़ेगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। रिवॉल्वर रखते हो? नहीं, लाइसेंस है लेकिन रिवॉल्वर नहीं है। खरीद लो, काम आएगी। कुछ दिन के लिए तुम अपनी उधार दे दो। प्रभुदयाल ने आंखें निकाल कर उसे घूरा। ओके ओके, नेवर माइंड। सुनील प्रभुदयाल के कमरे से बाहर निकल आया। पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर आकर उसके मन में एक ख्याल आया। प्रभुदयाल ने उसे जो लोलिता की तस्वीर दिखाई थी उसमें सूरत पर मेकअप बहुत था और वह पूरे जिस्म की थी। सुनील ने सोचा शायद रोजी के पास कोई लोलिता का बिना मेकअप या कम मेकअप का क्लोजअप निकल आए। ऐसी कोई तस्वीर हासिल हो जाने पर वह दावे के साथ कह सकता था कि मरने वाली लोलिता थी या नहीं। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और लिंटन रोड की ओर उड़ चला। लिंटन रोड पर 24 नंबर इमारत तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वह एक 3 मंजिल इमारत थी। इमारत के मुख्य द्वार पर कई नेम प्लेट लगी हुई थी, जिनमें से एक के अनुसार लोलिता और रोजी का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। सुनील सीढ़ियों के रास्ते दूसरी मंजिल पर पहुंचा। कैबरे डांसरों का फ्लैट सीढ़ियों से एकदम सामने वाला ही था। सुनील ने द्वार खटखटाया। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। सुनील ने फिर द्वार खटखटाया। भीतर से उत्तर नहीं मिला और न ही किसी प्रकार की हलचल की आवाज आई। शायद रोजी फ्लैट में नहीं थी। मन ही मन रोजी से ब्लू रूम में ही मिलने का फैसला करके वह वापस घूम पड़ा। उसने एक कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाया ही था कि वह एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया। सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में 45 कैलिबर की रिवॉल्वर थी और नाल का रुख सुनील की ओर था। सुनील ने होठों पर जुबान फेरते हुए रिवॉल्वर की नाल की ओर देखा। फिर उसकी निगाह रिवॉल्वर वाले हाथ से होती हुई उसके चेहरे और शरीर पर पड़ी। वह एक बेहद लंबा चौड़ा आदमी था। 6.5 फुट से कम उसका कद नहीं था और उसके कंधे सीढ़ियों की एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार पर फैले हुए थे। वह यूं दीवार की तरफ सीढ़ियों की दहाने को घेर कर खड़ा था कि उसके हिले बिना उसकी बगल से एक बच्चे का गुजर पाना भी असंभव था। वह एक काले रंग का सूट पहने हुए था जो उसके शरीर पर इतना टाइट था कि वो अपने शरीर को जोर से अकड़ाता तो 6 जगह से सूट के टांके उधर जाते। अपने इतने विशाल आकार के बावजूद भी उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उस पर वह कठोरता नहीं थी जो ऐसे देव समान आदमी से अपेक्षित थी। उसके विशाल हाथ में 45 कैलिबर की रिवॉल्वर बच्चे की खिलौने जैसी लग रही थी। भीतर चलो, वह आदमी भावहीन स्वर में बोला। भीतर कहाँ? सुनील असमंजसपूर्ण स्वर में बोला। मेम साहबों के फ्लैट में। मेम साहब? हाँ हाँ, कैबरे डांसर सही, लेकिन भीतर कोई नहीं है। मैंने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया है, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खुला है। थोड़ी देर पहले मैंने फ्लैट का ताला तोड़कर भीतर झांका था,
दरवाजा खोलकर भीतर चलो और कोई शरारत करने की कोशिश मत करना। आखिरी वाक्य उसने धमकी के तौर पर नहीं कहा था। कहने का ढंग ऐसा था जैसे वह सुनील को कोई नेक राय दे रहा हो। सुनील वापस घूमा। उसने द्वार को धक्का दिया और फ्लैट में घुस गया। वह आदमी उसके पीछे पीछे भीतर आ गया। उसने पाँव की ठोकर से द्वार बंद कर दिया। उसने एक बार सिर से पाँव तक सुनील को देखा। सुनील उसके सामने यूं खड़ा रहा जैसे हेडमास्टर के सामने चौथी क्लास का बच्चा खड़ा रहता है। उस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर सुनील को एक बेकार की चीज मालूम हो रही थी। उसे देखकर तो ऐसा मालूम होता था जैसे अगर वह दीवार में घूंसा मार देता तो उसकी कलाई दीवार से आर पार गुजर जाती। ऐसे आदमी के हाथ में रिवॉल्वर न होती तो भी सुनील की अपने स्थान से हिलने की हिम्मत न होती। तुम किसके यार हो? वह आदमी बोला। ललिता के या रोजी के? किसी का भी नहीं। सुनील एक आज्ञाकारी बालक की तरह बड़े अदब से बोला। झूठ मत बोलो। वह गुर्राया। और जो बोलो ठीक बोलो। अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। बाय गॉड, इतना मारूंगा कि तुम्हारी सगी माँ नहीं पहचान पाएगी तुम्हें। सुनील चुप रहा। ललिता कहाँ है? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, सुनील बोला। देखो, मुझे ऐसा कोई काम करने के लिए मजबूर मत करो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हो। मेरे सब्र का प्याला पहले ही भर चुका है। जो बात तुम मुझे बताना नहीं चाहते वह मैं जबरदस्ती तुम्हारे हलक से निकलवा लूंगा। मैं 2 दिन से इस इमारत की निगरानी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ललिता दिखाई नहीं दी है। आखिर वह कहाँ मर गई है? लेकिन कल दोपहर में किसी समय तो वह यहाँ से अपना सामान लेकर गई है। नामुमकिन। ललिता कल यहाँ आई हो और मुझे खबर ना हुई हो, यह नहीं हो सकता। 2 दिन से मैं बिजली के खंभे की तरह इस इमारत के सामने खड़ा रहा हूँ। उसके इंतजार में 2 दिन से मैंने पलक नहीं झपकी है। वह यहाँ नहीं आई, यह मेरा दावा है। शायद वह पिछले दरवाजे से इमारत में घुसी हो। इस इमारत का कोई पिछला दरवाजा नहीं है। लेकिन रोजी कहती है कि कल दिन में उसकी गैर हाजिरी में ललिता अपना सामान ले गई है। ललिता नहीं आई। सामान एक आदमी लेकर गया था। कल दोपहर मैंने एक आदमी को इस फ्लैट में घुसता देखा था। वह फ्लैट से 2 भारी सूटकेस लेकर बाहर निकला था। लेकिन मुझे ललिता के यारों में या उसके सामान में नहीं, ललिता में दिलचस्पी है। ललिता कहाँ है? मुझे वाकई नहीं मालूम भाई साहब, लेकिन ब्लू रूम का मालिक राजपाल कहता है कि वह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर किसी दूसरे होटल वाले के साथ बम्बई या कलकत्ता चली गई है। और मोटरबोट कहाँ छोड़ गई है वो? मोटरबोट? कौन सी मोटरबोट? अगर तुम ललिता को जानते हो तो तुम्हें मोटरबोट की भी जानकारी होगी। मैं ललिता को नहीं जानता। तो फिर तुम रोजी की यार हो? नहीं। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रोजी से कुछ पूछने आया था। क्या? मुझे परसों एक जली हुई लाश मिली थी। मुझे संदेह है कि वह लाश ललिता की है। यानी कि ललिता मर चुकी है? मैंने कहा है, मुझे जो लड़की मरी मिली है मुझे उसके ललिता होने का संदेह है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि वह बम्बई या कलकत्ता चली गई है। मैं नहीं कह रहा था, मैंने कहा था कि यह ब्लू रूम के मालिक राजपाल का ख्याल है। तुम कौन हो? मेरा नाम सुनील है। मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। तुम्हारी किसी अखबार में तस्वीर छपी थी। तुम वह आदमी हो जिसे तारकपुर की पहाड़ियों में जली हुई लाश मिली थी। हाँ, लेकिन लाश मिली पहले थी और जली बाद में थी। और तुम्हारे ख्याल से वह लाश ललिता की हो सकती है? हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी सिलसिले में मैं रोजी से मिलने आया था। मैंने सोचा था कि रोजी के पास शायद ललिता की कोई साफ सी तस्वीर हो। तुम ललिता या मोटर बोट के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? इस बार वह बहुत नरमी से बोला। मैं वाकई कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और ललिता और मोटर बोट का क्या किस्सा है तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे रोजी को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे पता लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो बाय गॉड, मैं तुम्हारे हाथ पांव जड़ से अलग कर दूंगा। और विश्वास रखो, तुमको तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सुबह मुझे तुमने फ़ोन किया था? उसने जैसे सुनील का प्रश्न सुना ही नहीं। वह बोला, मैं जा रहा हूँ। मेरे फ्लैट से निकलने के 1 मिनट बाद बाहर निकलना। और वह बगोले की तरह फ्लैट से बाहर निकल गया।
सुनील की 1 मिनट से पहले फ्लैट से बाहर कदम रखने का ख्याल करने की भी हिम्मत नहीं हुई। जब तक वह बाहर निकला तब तक उस आदमी का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनील ब्लू रूम में पहुंचा। ब्लू रूम बाहर से छोटा लगने वाला था, लेकिन वास्तव में एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट था। हॉल के एक कोने में 5 पीस का ऑर्केस्ट्रा था और वहीं छोटा सा स्टेज था। एक पूरी दीवार की लंबाई के साथ बार बना हुआ था। ऐसे अन्य स्थानों के मुकाबले में ब्लू रूम में रंगारंग की महफिल लगता था जल्दी शुरू हो जाती थी। अभी 8 ही बजे थे और स्टेज पर कैबरे चालू था। एक लंबे छरहरे बदन वाली लड़की ऑर्केस्ट्रा की धुन पर स्टेज पर नाच रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। सुनील को ऐसे स्थानों की काफी जानकारी थी। यहाँ ऐसे स्थानों पर अव्वल तो आदमी अकेला आता नहीं था, और अगर अकेला आता था तो अधिक देर अकेला रहता नहीं था। ऐसे रेस्टोरेंट के मालिक ऐसी होस्टेसों का इंतजाम रखते थे जो अकेले आए ग्राहकों की दिलजोई कर सके। हाल में अभी काफी मेजें खाली थी, लेकिन फिर भी सुनील बार के काउंटर के आगे रखे कई स्टूलों में से एक पर आ बैठा। उसने बार टेंडर को विस्की का ऑर्डर दे दिया। अभी उसे वहां बैठे 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक युवती उसके समीप आ खड़ी हुई। वह एक बहुत छोटा सा ब्लाउज और नाभि प्रदर्शनी साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल कटे हुए थे और चेहरे पर जरूरत से थोड़ा कम ही मेकअप था, और शायद इसलिए वह खूबसूरत लग रही थी। कुछ क्षण वह आंखों ही आंखों में सुनील को परखती रही और फिर अपने होठों पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाती हुई बोली, हेलो। हेलो। सुनील भी मुस्कुराया। अलोन। सुनील ने बड़े असमर्थतापूर्ण ढंग से कंधे झटकाए और फिर सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। लुकिंग फॉर कंपनी? लुकिंग फॉर रोजी। वह तो अभी बिजी है। क्या कर रही है? स्टेज पर डांस कर रही है। तुम्हारे कहने के ढंग से तो ऐसा लगता था जैसे तुम उसे जानते हो। जानता हूँ, सुनील सरासर झूठ बोलता हुआ बोला। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा कि वह क्या कर रही है? क्योंकि मैंने स्टेज की ओर झांका ही नहीं था। क्यों नहीं झांका था? क्योंकि तुम जो आ गई थी। मैं तुम्हें रोजी से ज़्यादा पसंद हूँ। हाँ, फिर भी तुम्हें रोजी की ही तलाश है। वह इसलिए क्योंकि अभी मैं तुम्हें जानता नहीं। जान जाओगे। मेरा नाम नीना है। तब तक वह सुनील के बगल वाले स्टूल पर बैठ चुकी थी। क्या लोगी? जो तुम ले रहे हो। सुनील ने अपना गिलास खाली किया और बार टेंडर को संकेत किया। बार टेंडर उनका ऑर्डर सर्व कर गया। चीयर्स। दोनों ने जाम टकराए। रोजी डांस अच्छा करती है। सुनील स्टेज की ओर देखता हुआ बोला। कलेजा निकाल कर रख देती है। अभी तुमने मुझे नहीं देखा है, लेकिन फिर भी रोजी लोलिता का मुकाबला नहीं कर सकती है। तुम तो यहाँ की बहुत लड़कियों को जानते हो। अब तो पहले से एक ज़्यादा को जानता हूँ। और सुनील ने अपनी दाईं आंख दबा दी। नीना हंसी और उसकी सांस सट गई। आजकल लोलिता दिखाई नहीं देती। सुनील सहज स्वर में बोला। अब दिखाई देगी भी नहीं। क्यों? उसे कोई बड़ी पार्टी टकरा गई है। कल वह ब्लू रूम और राजनगर से सदा के लिए पीछा छुड़ाकर किसी के साथ कहीं चली गई है। किसके साथ? मालूम नहीं। कहाँ? मालूम नहीं। अपने दोस्तों में से ही किसी के साथ गई होगी। उसके तो कई दोस्त हैं। यही तो लोग धोखा खा जाते हैं मिस्टर। क्या मतलब? उसका कोई दोस्त नहीं था, सब उसके जानकार ही थे। तुम भी उसे अपना दोस्त समझते हो, लेकिन जब यह राजनगर से गायब हुई तो क्या तुम्हें खबर लगी? नहीं। डैनी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं था। डैनी के अलावा हर किसी को वह धंधे की निगाह से देखती थी, सिर्फ धंधे की निगाह से। लेकिन डैनी पर वह जान छिड़कती थी। डैनी कौन? तुम डैनी को नहीं जानते? डैनी ऐसी चीज है कि देखने से ताल्लुक रखती है। राजेश खन्ना क्या बेचता है उसके सामने? अच्छा, हाँ। फिर भी वह डैनी को छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। मैंने यह कब कहा है कि वह किसी के साथ चली गई है? हो सकता है वह डैनी के ही साथ हो। कल से मैंने डैनी को भी तो नहीं देखा है। लेकिन राजपाल तो कहता है कि उसे कोई कलकत्ता या बम्बई के होटल वाला अपने होटल के लिए अपने साथ ले गया है। अपना अपना ख्याल है। शायद जिस बड़ी पार्टी के बारे में मैंने कहा है वह कोई होटल वाला ही हो। उसी क्षण डांस बंद हो गया और संगीत भी बंद हो गया। लोगों ने तालियां बजाई। रोजी स्टेज के पीछे कहीं गुम हो गई। मैं चली।
नीना अपना गिलास खाली करते हुए बोली, मैं रोजी को तुम्हारे पास भेजती हूँ। थैंक यू। और अगर कभी रोजी का बुखार उतर जाए तो मुझे बताना, वह स्टूल से उतरते हुए बोली। जरूर बताऊंगा। नीना ने एक बार जोर से उसका हाथ दबाया और फिर मेजों के बीच में से गुजरती हुई वहां से विदा हो गई। लगभग 5 मिनट बाद रोजी वहां आई। उस समय वह एक गले से लेकर टखनों तक का लंबा चांदी के रंग का झिल मिलाता हुआ गाउन पहने हुई थी। हेलो, वह आकर नीना द्वारा खाली किए स्टूल पर बैठती हुई बोली, मुझे मालूम था कि तुम दोबारा मेरे पास जरूर आओगे। रोजी समझ रही थी कि सुनील पहले उसके संपर्क में आ चुका था और इसलिए वह नीना से उसके बारे में पूछ रहा था। ऐसी लड़कियों को आदमी कोई याद नहीं रहता था, लेकिन वे ऐसी बात कहने में होशियार होती थी जिससे सुनने वाले को यह लगे कि वे उसे भूली नहीं थी। मेरा नाम सुनील है, सुनील अर्थपूर्ण स्वर में बोला। मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। बड़ा अच्छा नाम है, रोजी बोली। जाहिर था कि सुनील के नाम की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मंगलवार की रात को तारकपुर की पहाड़ियों में जो जली हुई लाश मिली थी, उसकी सूचना पुलिस को मैंने दी थी और जलने से पहले लाश की सूरत मैंने ही देखी थी। रोजी के चेहरे से व्यवसाय सुलभ मुस्कुराहट गायब हो गई। वह यूं सुनील को देखने लगी जैसे उसके सिर पर सींग उगाए हों। फिर वह गंभीर स्वर में बोली, ओह। सुनील ने फिर 2 ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। बार टेंडर ऑर्डर सर्व कर गया, लेकिन इस बार दोनों में से किसी ने अपने गिलास को छुआ भी नहीं। तुमने ललिता की तस्वीर देखी है? रोजी ने पूछा। देखी है, लेकिन वह तस्वीर इस काबिल नहीं थी कि उसके दम पर मैं कोई पक्की राय कायम कर सकता। तुम्हारे पास कोई और तस्वीर नहीं है? नहीं, मेरे पास ललिता की यही एक तस्वीर थी, लेकिन अब इस सारे सिलसिले को कुरेदने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। ललिता सही सलामत है, वह सिर्फ राजनगर से बाहर चली गई है। मैं खामखा उतावली हो उठी थी और पुलिस हेडक्वार्टर जाने की गलती कर बैठी थी। तुम्हें यह किसने बताया कि ललिता कहीं राजनगर से बाहर चली गई है? मिस्टर राजपाल ने। वे ब्लू रूम के मालिक हैं। कब? आज शाम को। और वे इस बात से मुझ पर बहुत नाराज हैं कि मैं ललिता की तस्वीर लेकर पुलिस हेडक्वार्टर गई। नाराजगी की वजह? वे कहते हैं कि जैसा उनका धंधा है उसमें पुलिस जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैंने पुलिस के पास जाकर बिना मतलब पखेड़े का काम कर दिया और मेरा ख्याल है कि वे ठीक भी कहते हैं। ललिता ने खुद उन्हें कल फोन करके बताया था कि वह ब्लू रूम छोड़ रही है और राजनगर भी छोड़कर जा रही है। कहाँ? मालूम नहीं। किसके साथ? यह भी उसने नहीं बताया। उसका पक्का बॉयफ्रेंड तो डैनी ही है, वह उसके साथ गई होगी। किसी वहम में मत पड़ो मिस्टर। डैनी और ललिता का तो एक तरफा मामला है। ललिता ही डैनी पर जान छिड़कती है, लेकिन डैनी ललिता की कोई खास परवाह नहीं करता है। डैनी है कौन और क्या करता है? तुमने कभी जगत नारायण का नाम सुना है? जगत नारायण नाम राजनगर में किसने नहीं सुना था? जगत नारायण राजनगर का बहुत बड़ा और सामर्थ्यवान दादा था। जुए के अड्डे चला चला कर और विलायती शराब की स्मगलिंग करके उसने लाखों रुपए कमाए थे। फिर एक बार न जाने कैसे वह सीआईडी की गिरफ्त में आ गया था और उसे 4 साल की कैद की सजा हो गई थी। जेल से निकलने के बाद उसके कल पुर्जे ढीले हो गए थे और वह दादागिरी से रिटायर हो गया था। पैसा तब भी उसके पास बहुत था, जिससे उसने बीच रोड पर एक बंगला खरीद लिया था और आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। पुलिस की निगाह में वह सुधर गया था, लेकिन सुनील को अपने मित्र फ्रैंक के माध्यम से कई बार यह संकेत मिला था कि जगत नारायण ने दादागिरी के 100% अपना हाथ नहीं खींचा था। सुना है, सुनील बोला। डैनी जगत नारायण से संबंधित है, रोजी बोली। वह उससे किस रूप से संबंधित है यह मुझे मालूम नहीं। आज मैं तुम्हारे फ्लैट पर भी गया था, वहाँ मुझे एक लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी मिला था। सुनील ने बड़े विस्तार से उस देव जैसे आदमी का हुलिया बयान कर दिया। वह ललिता को पूछ रहा था, तुम ऐसे किसी आदमी को जानती हो? नहीं, मैंने ललिता से संबंधित ऐसा कोई आदमी कभी नहीं देखा। क्या ललिता के पास कभी कोई मोटरबोट थी? हाँ, एक मोटरबोट थी उसके पास, लेकिन लगभग 2 महीने पहले उसका कल्याण हो गया था। क्या हुआ था? मोटरबोट समुद्र में डूब गई थी। कैसे? ललिता मुझे और ब्लू रूम की 3-4 और लड़कियों को
मोटर बोट में समुद्र की सैर कराने ले गई। अंधे टापू के पास मोटर बोट एक चट्टान से टकरा गई थी और डूब गई थी। हमारी तकदीर अच्छी थी कि हम सभी लड़कियों को तैरना आता था। हम अंधे टापू तक तैरकर पहुंच गई थी और इसलिए मरने से बच गई थी। वहां से पुलिस वालों की एक लॉन्च गुजरी थी। उनकी हम पर निगाह पड़ गई थी और वही लोग हमें अंधे टापू से राजनगर ले आए थे। अंधा टापू राजनगर से 10 मील दूर समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू था। वहाँ कोई रहता नहीं था और मछली मारों के सिवा कोई आता जाता भी नहीं था। लोलिता के पास मोटर बोट कहाँ से आई? उसके एक दोस्त ने उसे दी थी। डैनी ने? डैनी लोलिता को अपना बुखार नहीं देता। तुम मोटर बोट की बात कर रहे हो? वह तो लेना जानता है, देना कुछ नहीं जानता। पहले वह लोलिता पर जी जान से फिदा था, उतना जितना कि लोलिता डैनी पर फिदा थी। लेकिन डैनी को अपने प्रति लापरवाही की वजह से एक बार लोलिता को गुस्सा आ गया था और उसने डैनी को जलाने के लिए सुखवीर को ज़्यादा लिफ्ट देनी शुरू कर दी थी। उन्हीं दिनों सुखवीर ने लोलिता को मोटर बोट दी थी। तुमने सुखवीर को देखा है? नहीं, और उसकी वजह यह है कि मैं और लोलिता केवल पिछले 6 महीने से एक साथ रह रही हैं और 1 साल से सुखवीर जेल में है। यानी कि सुखवीर मेरी और लोलिता की मुलाकात से पहले की बात है। वह या तो अभी भी जेल में होगा और या हाल ही में जेल से छूटने वाला होगा और या फिर जेल से छूट चुका होगा। उस मोटर बोट के बारे में और लोग भी जानते हैं? सुनील उस देव जैसे आदमी को याद करता हुआ बोला। जरूर जानते होंगे। वह मोटर बोट थी ही इतनी लाजवाब कि लोलिता के सारे जानकार उससे चलते थे कि कोई उन्हें इतनी शानदार चीज़ प्रेजेंट क्यों नहीं देता। सुखवीर को जेल किस लिए हुई थी? उसने कहीं एक जोहरी की दुकान लूटने की कोशिश की थी। यानी कि वह गुंडा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।